जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम 2022 का सेट 4 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि बराबर द्रव्यमान के गोले है ए और बी और एक को प्लस क्यों आवेश दिया, दूसरे को माइनस क्यों आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एम ए और एम बी हो तो एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा। तो देखो, जिसको हमने प्लस का आवेश दिया यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, ठीक है, और जिसको माइनस आवेश दिया उसको कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। यानी इसका जो है द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा और इसका द्रव्यमान कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो एम ए जो होगा वो कम हो जाएगा किससे, एम बी से। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण तब होता है जब विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण हो वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस अमापतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। देखो, पाश्चन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य कैसे दी जाती है? 1/λ बराबर r और 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि पाश्चन श्रेणी के लिए क्या होता है, n बराबर 3 से शुरू होता है, माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, तो अगर हमको जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य चाहिए यानी जो है सबसे ज्यादा एनर्जी गैप चाहिए, तो n बराबर क्या रख देंगे हम, n बराबर रख देंगे इनफाइनाइट। n बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 1/λ बराबर क्या हो गया, r/9। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 9/r, 9/r ये हो जाएगा। समझ में आया? देखो, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, पाश्चन श्रेणी के लिए। 3 श्रेणी होती है ना हाइड्रोजन परमाणु, 3 नहीं 5, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। तो पाश्चन तीसरी श्रेणी होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, n बराबर इन्फिनिटी रख दिया हमें अगर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का जो कार्यफलन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। ये कह रहा कि कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें शून्य गतिज ऊर्जा चाहिए, यानी जो विकिरण की ऊर्जा होगी वो उसके कार्यफलन के बराबर ही होनी चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और विकिरण की गति मतलब जो ऊर्जा होती है वो कैसे दी जाती है, वो दी जाती है hc/λ, ठीक है। और ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा hc/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और hc की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया और 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 × 12 और 4 × 4 0, यह आ जाएगा 310 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 एंगस्ट्रॉम, तो लगभग कितना हो गए, लगभग हो गया 3100 एंगस्ट्रॉम। लगभग क्यों कह रहे हो, क्योंकि hc की वैल्यू ये 1240 लगभग में होते हैं, ठीक है ना। तो 3100 एंगस्ट्रॉम, 3100 के सबसे करीब आंसर कौन सा है, यह 3108 एंगस्ट्रॉम। तो यही आंसर है मेरा। ये कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई तथा बी है, तो तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो भाई तरंग संचरण ई के और बी के दोनों के लंबवत होता है, और ई क्रॉस बी जो होगा वो ई और बी दोनों के लंबवत होगा, तो इसी के द्वारा प्रदर्शित होगी। अगला कह रहा है कि आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वेग से गति कर रहा है, तो उस पर बल क्या लगेगा। तो बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा, और यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, समांतर है ना, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो बल भी 0 लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर का परिपतीय नियम लिखिए। तो अभी 2023 के क्वेश्चन में लिखा था वो, अभी काम आ जाएगा हमारे।
हाँ जी, तो ये रहा एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे गुजरने वाली धारा का म्यू नोट गुना होता है, अर्थात रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई। ठीक है, और मैक्सवेल ने इसको संशोधित करके बाद में इसमें जो है विस्थापन धारा भी जोड़ देती है, लेकिन फिलहाल हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, तो बस इतना लिखे। कोई भी बंद पथ हो या परिपथ हो, अगर उससे अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें वो उससे गुजरने वाली धारा का, या हम कहें कुल धारा का, यहाँ इससे पहले लिखना चाहिए कुल धारा, कुल, तो कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, यानी जैसे मैंने ये पथ बनाया, ठीक है, और इससे जो धारा गुजर रही है, मान लिया इसके अंदर से आई धारा जा रही है, ठीक है, ये क्रॉस का मतलब अंदर को जा रही है, तो इस पथ में चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, म्यू नोट आई होगा। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। गौर से देखो, ज्यादातर लोगों को तो ये याद होना चाहिए भाई, पेपर के हम बहुत ही करीब है। अगला क्या है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो भाई ये तो पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सबको आना चाहिए, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। अगर दो आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, और एक दूसरे के बहुत ही करीब अल्पतम दूरी पर रखे हो, ठीक है, मान लिया उनके बीच की दूरी डी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q गुणा इन आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया इसका द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, आवेश का मात्रा कूलाम, दूरी का मीटर, तो कूलाम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनके दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में संबंध लिखिए। पीवाई कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। देखिए जो डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है, लैम्डा बराबर h अपॉन m और v। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए लैम्डा p लिख देते हैं, तो h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन m p लिख देता हूँ, और वेग तो उसका v ही है। ठीक है, अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगी, h अल्फा बराबर h अपॉन मास ऑफ अल्फा कण और इनटू v। ठीक है जी, अब हमें पता है जो अल्फा कण का मास होगा वो लगभग 4 गुना होगा प्रोटॉन के मास के, क्योंकि अल्फा कण में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, वो क्या लगभग 4 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो इसको ऐसे लिख दो h अपॉन 4 mp और v। अब अगर मैं hp से और h अल्फा को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, h अपॉन mpv से h अपॉन mpv डिवाइड हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर बच जाएगा 1। देखो ये कट जाएगा तो ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/1 बचेगा। कई लोग सोच रहे हैं कैसे बचा, अब देखो जैसे ऊपर तो क्या लिख रहा है, लैम्डा p लिखा है, तो लैम्डा p की वैल्यू क्या है, h अपॉन mpv है, बटे लैम्डा अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन 4 mpv है। ये तो सारा कैंसिल हो गया, अब ये 4 तो ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो 4/1 ये हो गया इनमें संबंध। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं जो लैम्डा p है वो 4 गुणी है किसके, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल के। p मतलब प्रोटॉन है, अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है, हर किसी को याद होना चाहिए, डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की समांतर किरण पुंज 3 गुणा 10⁻⁻6 चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, तो विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है, वैसे तो इस बार केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है उसका डेरिवेशन कट चुका है, तो पता नहीं फॉर्मूला याद रखना होगा या नहीं। तो उसकी चौड़ाई होती है 2 थीटा, उसको बोलते हैं 2 लैम्डा बाई ई, ये उसकी वैल्यू होती है। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
और ये कितना है 3 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। ओके, देखो ये हो जाएगा 6 दूनी तो 12 हो गया, गुणा एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 3 पावर यहाँ पे है तो 10⁻⁻7 तो ये हो जाएगा, और बट्टे 3 गुणा 10⁻⁻6 यहाँ है। ठीक है, तो 3 से 12 घटा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और ये 6 -6 ऊपर जाएगा +6 तो -1 बचेगी, यानी 4 गुणा 10⁻⁻1 या फिर 0.4। अब देखो ऊपर भी मीटर हो जाएगा और नीचे मीटर, मीटर से मीटर बचेगा क्या है, क्या एंगल है, तो मात्रक क्या बचेगा इसका, रेडियन लिखेंगे मात्रक, क्योंकि डायमेंशन तो कुछ बची नहीं, कोण की कोई विमा तो होती नहीं, मात्रक लिखने है बस, तो रेडियन मात्रक इसका। देख लो फॉर्मूला, जिसको नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये क्या है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में D1 और D2 जो है वो आदर्श डायोड है। अच्छा जी, ठीक है, आदर्श डायोड मतलब जो फॉरवर्ड बायस होगा यानी अगर अभिनत होगा उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, और जो पश्च अभिनत है वो धारा प्रवाहित नहीं करने देगा, उसमें प्रतिरोध क्या है, अनंत है। ठीक है, तो 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना हमें। ठीक है जी, तो देखो जैसे ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर इसका प्लस सिरा है, इधर माइनस सिरा है, तो इधर से आई करंट भेजेगा ऐसे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का सिरा है और ये ऐसे, इधर कौन सा क्षेत्र है, इधर एन क्षेत्र है और इधर पी क्षेत्र है, तो एन हाई पोटेंशियल पे प्लस की साइड से जुड़ रहा, पी जो है वो माइनस की साइड से जुड़ रहा, तो ये क्या होगा, ये होगा पश्च अभिनत। तो धारा इधर तो कोई धारा नहीं जाएगी, इधर तो ऐसे मान लो कि जैसे कि ऐसे खुला हुआ सर्किट है नहीं, ओपन सर्किट है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, आई तो आई करंट ही इधर बह जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र पॉजिटिव से, एन क्षेत्र जो है निगेटिव से, तो ये क्या होगा, ये होगा अग्राभिनत, तो ये धारा आई को जाने देगा, इधर से भी धारा आई आएगी और पूरे इसमें धारा आई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी देखो इधर इस 5 ओम के प्रतिरोध में धारा आई है और इस 3 ओम के प्रतिरोध में भी धारा आई है, समान धारा आई है, इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम और 3 ओम 8 ओम, प्रतिरोध कितना हो गया 8 ओम, धारा क्या हो जाएगी I बराबर V/R, विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट बटे 8 ओम कितना आ जाएगा, कट के 4 दूनी 8, 4 × 12, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर ये करंट आएगा। इसके अगला कह रहा है कि किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो देखो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में बहाने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है, या कहीं कि जो सेल द्वारा कार्य किया जाता है, वह उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश मतलब Q बराबर 1 कूलम। यदि सेल पूरे ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ, इसी को नोट करो। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, परिपथ में जो है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा खर्च करती है या जो कार्य करती है, वह उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि सेल जो है Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए W कार्य करना पड़े तो उसका विद्युत वाहक बल होगा, उसका EMF होगा W/Q। EMF शॉर्ट फॉर्म है विद्युत वाहक बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो, भी कॉपी में लिखो, याद हो गया तुम्हारे, याद हो गया ना, कि यदि जो है सेल परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करती है, देखो अगर Q बराबर 1 हो तो जो कार्य है W बराबर E हो जाएगा EMF इसका, तो वो क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, यदि Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य करना पड़े तो EMF क्या हो जाएगा W/Q। इसकी देखो इसका मात्रक, वैसे तो इसके नाम के पीछे आ रहा है विद्युत वाहक बल, पर इसका जो मात्रक है वो क्या है, जूल, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, और जूल/कूलम क्या होता है, जूल/कूलम होता है वोल्ट, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या है, इसका मात्रक वोल्ट है। बड़ा सुंदर वोल्ट लिखा है मैंने, तुम मत लिखना ऐसा पेपर में। अगला क्वेश्चन है LED वाला, ये तो कट रहा है,
स्टार जिसमें भी लगाओ वो जो है एनसीईआरटी से हटा दिए गए। ओके, उससे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या है? यदि किसी परिपथ में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि किस वजह से उत्पन्न हुआ है? उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से। तो ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है बिना किसी सेल बैटरी के लगाए, ये क्या है? यही विद्युत वाहक बल है। क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अब देखो 10 हेनरी प्रेरकत्व है तथा 10 ओम के प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। ठीक है, यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता हो तो कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब देखो याद करो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या था? E बराबर -L di/dt। जहाँ पर जो माइनस है वो बस इसकी दिशा बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी ये दर्शाने के लिए कि ये जो धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी धारा बढ़ रही है तो इसको घटाने का कोशिश करता है और घट रही है तो उसको बढ़ाने का। ठीक है, तो अब धारा की मान में परिवर्तन कितना होगा भाई? शुरुआत में तो धारा 0 है जब तक स्विच को ऑफ है। अब उसको ऑन करेंगे एकदम से तो धारा कितनी जाएगी? I बराबर 15 वोल्ट की बैटरी थी और प्रतिरोध है 10 ओम का, तो 1.5 एम्पियर की धारा बनेगी। धारा के मान में परिवर्तन कितना हुआ? 0 से 1.5 एम्पियर हुआ, तो परिवर्तन भी 1.5 एम्पियर का हुआ, तो डी आई की वैल्यू तो होगी 1.5 एम्पियर। उस समय कितना था? 0.1 सेकेंड। तो ये हो गया माइनस के एल है 10 हेनरी का प्रेरक है, माइनस भूल जाओ। ठीक है, ऐसे लिख लो मॉडुलस में। ओके, दोनों साइड मॉडुलस लगा दो, इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगी वही होगी। तो 10 इंटू धारा के मान में परिवर्तन हुआ है 1.5 एम्पियर का और समय 0.1, इधर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 दाम कितना होगा? 150। तो 150 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो उत्पन्न होगा। अगला कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान आई नोट में संबंध लिखिए। तो वर्ग माध्य मूल मान से हम क्या समझते हैं? तो देखो पहले बात को ध्यान से समझो, फिर हम जो है बताते हैं आपको इसकी डेफिनेशन। पहले देखो, जो दिष्ट धारा है वो तो उसकी तो ऐसे एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू आई करंट बह रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऐसे बदल रही है, तो उसका जो आई का मान है वो अपनी एक पीक वैल्यू तक जाता है और कम ज़्यादा होता रहता है दोनों दिशाओं में। ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। यानी इसकी आई कैसे दिया जाती है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ये धारा है और हमें बताना है इसमें जो शक्ति क्षय होगा, इस जब ये धारा बह रही है तो हमें पता है शक्ति क्षय का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो इस दिष्ट धारा में तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें कैसे लिखे हम? इसमें हम आई की क्या वैल्यू ले? आई की हम जो है इस पॉइंट की वैल्यू ले, इस पॉइंट की ले, या आई की एवरेज वैल्यू ले, क्या ले, या पीक वैल्यू ले आई नोट। तो इसमें हमें लेनी पड़ती है इसकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू, जैसे इसकी तो आई की तो बहुत सारी वैल्यू हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो एक कौन सी वैल्यू लेंगे जिससे कि एग्जैक्टली ये हम वो वैल्यू रख दे तो जो है शक्ति क्षय मेरा आ जाएगा कि इतना शक्ति क्षय हो रहा है। बार बार हर पॉइंट पे नहीं निकालना है, नहीं, क्योंकि देखो जब करंट 0 है तो उस क्षण में तो शक्ति क्षय हो नहीं रहा, जब मैक्सिमम है तो शक्ति क्षय ज्यादा है, तो वो तो बदल रहा है। तो जो मेरा आई आर एम एस वैल्यू होती है, नहीं, अगर मुझे इसकी शक्ति क्षय देनी है तो मैं सीधा P बराबर आई वैल्यू आई की आर एम एस वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, P आई आर एम एस इंटू आर। यहाँ से इसका शक्ति क्षय हम ऐसे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती, ध्यान से सुनना वो डेफिनेशन हो इसकी। अब क्या हो गया, सारा आउट ऑफ फोकस हो गया बात।
प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर है, उस दिष्ट धारा के बराबर है। देख, मैं स्क्रीन पे रहा हूँ और लिख रहा हूँ बिना कॉपी में देखे, जिसके द्वारा परिपथ में शक्ति 6, इसके द्वारा परिपथ में शक्ति 6 प्रत्यावर्ती धारा द्वारा शक्ति 6 के बराबर होता है। यानी देखो, जैसे प्रत्यावर्ती धारा की तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो हम कह रहे हैं कि भाई मेरे को बस एक वैल्यू बता दो, मेरे को एक वैल्यू बताओ कि ये एक वैल्यू ले लो जिससे मुझे वो वैल्यू रखूँ इस फॉर्मूले में और मेरे को शक्ति 6 हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो उस दिष्ट धारा के मान के बराबर है, यानी उस एक वैल्यू के बराबर है जिसके द्वारा जो परिपथ में शक्ति 6 हो रहा है, वो जो प्रत्यावर्ती धारा भी हमारी शक्ति 6 करेगी उसी के बराबर है। ठीक है। और जो मेरे को IRMS निकालना होता है, तो IRMS क्या होता है, पहले तो मैं I है उसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और उसका जो है मैं मीन लूंगा, मीन मतलब माध्य, और उसका रूट लूंगा। ठीक है। तो I स्क्वायर, उसका एवरेज और उसका रूट, ये होता है IRMS। ठीक है नहीं। और I स्क्वायर का एवरेज कैसे लेते हैं, I स्क्वायर का एवरेज लेंगे हम इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt और अपोन में इंटीग्रेशन dt। ठीक है, ये तो होगा I स्क्वायर का एवरेज, और इसी का क्या लेना है, इसी का में रूट लेना है। ये होगी मेरी RMS वैल्यू। ओके, तो ये होता है। अब आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान I नोट में संबंध लिखिए। तो देखो, जो IRMS होता है, IRMS वो होता है 1/√2 गुणा I नोट का शिखर मान का 1/√2 गुणा, यानी जो शिखर मान है वो IRMS का जो है √2 गुना होता है। 1/√2 की वैल्यू भी ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.707। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो है इसमें दो वृत्तीय पास जो है चित्रानुसार व्यवस्थित है। एक ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा है। और इस वाले में तो इसने दर्शाया भी नहीं, इसमें तो इसने बाबूजी ने दर्शाने की भी जरूरत नहीं समझी कि धारा की दिशा क्या है, ऐसे है, ऐसे जा रही है धारा या ऐसे जा रही है। ठीक है, इसने कहा कि भाई खुद ही एज्यूम कर लो कुछ ना कुछ। हमने कहा ठीक है, हम तो खुद एज्यूम कर लेंगे भाई, जैसी आपकी मर्जी। तो देखो, जैसे इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, हम मानते कि इससे ये ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर जाएगा, तो तब ऐसे अंगूठा करके देखोगे ना, तो तब जो होगा इसकी अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले की हम भी मान लेते हैं, अब इसमें भी धारा ऐसे जा रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली हो। वैसे भी दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ही होंगे। ठीक है, तो जो उसकी हमें जो दिशा बतानी है ना, तो दिशा क्या आएगी, अब देखो दो वेक्टर है एक दूसरे के, अब देखो इनकी त्रिज्या भी बराबर है और इनमें जो धारा है वो भी बराबर है, तो हमें पता है इनके द्वारा सही r दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इनके अक्ष के वो भी बराबर ही होगा। अब दो बराबर वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो उनका परिणामी वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल उनके बीच में दोनों से 45 डिग्री के कोण पे होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये B है और ये भी B है, तो जो परिणामी होगा वो इसका भी 45 डिग्री का घटक और इसका भी 45 डिग्री का घटक, यानी परिणामी वेक्टर होगा B cos 45 और प्लस B cos 45, यानी 2B cos 45। ठीक है,
और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा b इंटू √2। कितने लोगों को पता है कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है? और √2 से 2 कैंसिल करके √2 बचता है। मैंने वैसे कई बार बता चुका हूँ, अगर दो वेक्टर हो बराबर परिमाण के और उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो जो उनका परिणामी होता है वो उसका सीधा √2 गुना होता है। ठीक है, तो अब देखो b की वैल्यू क्या होगी, एक धारावाही लूप है, उसका फॉर्मूला होता है b का, तो डायरेक्ट b बराबर μ0I अपॉन a² प्लस r² की पावर 2 भी होता है, 2 इंटू की पावर इसकी पावर जो है 3/2, और एक ऊपर भी a² की मल्टीप्लाई और होती है। ठीक है, एक है इस कुंडली की त्रिज्या है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता चला ये फॉर्मूला कहाँ से आए हुए, तो वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं या किसी की भी, कि कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, ये जो कुंडली केंद्र है, ये से ये जो इसके बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं इसका अक्ष। ठीक है, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू, और जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र का फाइनल मान आएगा वो आएगा b√2। तो ये तो निकाल सकते हो आप लोग खुद, इसमें √2 की मल्टीप्लाई करके इस √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बस। ठीक है, तो अब क्या बताना था, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो परिमाण कितना है, परिमाण आ जाएगा b√2, जहाँ b का मान ये है। ठीक है, और उसकी दिशा क्या है, इन दोनों के बीच में जो है। ठीक है, इन दोनों के, इन कुंडली को जो ये बिंदु मिला रहा है ना, उसके बिल्कुल ठीक बीच में, यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण में, ये हो जाएगी इसकी दिशा। और कोई तरीका मेरे को इसकी दिशा को परिभाषित करने का मुझे दिखाई दे नहीं रहा, ऐसे ही करना पड़ेगा इसकी दिशा को परिभाषित, कि दोनों कुंडलियों के ये जो अक्ष हो गए है, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, तो दोनों कुंडलियों के अक्ष के ठीक बीच में। ठीक है, यानी कुंडली के अक्ष से, किसी भी कुंडली ले लो, उसके अक्ष से क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र की, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, नेट लिख देते हैं, नेट मतलब परिणामी, और उसकी वैल्यू क्या है, b√2 है। ठीक है, और b की वैल्यू हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला है एक कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही करते हैं, अगली वीडियो में करेंगे इससे आगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कहते रहिए जय श्री राम, जय सिया राम।